नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूँगा आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक-एक करके देखेंगे। हमारे लिए पहला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी करी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसको समझेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली जो आम चुनाव हुए विधानसभा के, उन विधानसभा चुनावों में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको भी देखेंगे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ से निकल कर के हमारे लिए आता है। और G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन भारत में किया गया है। कौन-सा शहर है, क्या बातें हैं, वो सब देखेंगे। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया और यूनिसेफ दिवस और विश्व पर्वत दिवस भी हाल ही में मनाया गया। तो इस वीडियो सेशन में इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। यहाँ पर बातों से ही स्पष्ट हो रहा है कि विकासात्मक जो कार्य है उसको कैसे गति दी जाए, और वो संबंधित किससे है, G20 से। उसका जो आयोजन किया है मुंबई में, यानी कि जो ये मैप आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली G20 के सदस्यों का एक पूरा नक्शा है। यानी कि G20 सदस्य से यही आपके G20 सदस्य हैं। इन देशों में कैसे विकासात्मक कार्यों को गति दी जाए, जो विकास है उसे कैसे बढ़ाया जा सके, क्या क्या कारण है ऐसे हैं जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर एक कहीं ना कहीं थिंक टैंक कह सकते हैं, थिंक टैंक का आयोजन किया गया। एक थिंक टैंक बैठा इसके ऊपर कि कैसे कैसे विकास किया जा सकता है, कैसा नहीं किया जा सकता है। आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई में। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो, मुंबई में ही क्यों किया गया है, तो उसके पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। क्या कि भारत ने 1 दिसंबर 2023 से क्या किया हुआ है, G20 की अध्यक्षता को संभाल लिया है 2022 से ही। ये पूरे 2023 के लिए क्या करेगा, अध्यक्षता इसकी करेगा, और अध्यक्षता के दौरान करेगा तो करेगा ही करेगा। साथ ही 2023 में एक लोगो लॉन्च किया है। लोगो आप सबके सामने है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि 7 कमल के पत्तियों के ऊपर एक ग्लोब को दिखाया गया है, एक ग्लोब को दर्शाया गया है। इस ग्लोब पर पूरी पृथ्वी को बाकायदा बना करके दिखाया गया कि पृथ्वी ही पूरा हमारा परिवार है। इसके लिए साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम का एक स्लोगन भी दिया। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा है, ये महोपनिषद से लिया गया, एक उपनिषद है, उसका नाम है महोपनिषद। तो महोपनिषद से इसे लिया गया है। इसके अलावा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये एक प्रकार का स्लोगन इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो टोटल यही जो आप देख पा रहे हो, ये प्रॉपर एक लोगो है। और इस लोगो के बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमल की कितनी पत्तियों को दिखाया गया है, कमल की पत्ती पर क्या दिखाया गया है, वसुधैव कुटुंबकम का अगर दिखाया गया है तो कहाँ से लिया गया है, या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर नाम का स्लोगन ये आगे पीछे करके दे सकता है कि क्या इसका क्रम है क्या नहीं है। तो 2023 में भारत इसकी क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब पूरे वर्ष भर भारत भर में, भारत के भीतर अलग अलग बैठकें होंगी, अलग अलग क्रम की G20 से संबंधित। जैसे एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जयपुर के भीतर अभी हाल ही में शेरपा समिट हुई थी। G20 की शेरपा समिट का आयोजन किया गया था। तो ये शुरुआत थी, यानी कि अब G20 की बहुत सारी बैठकें, चाहे वो वित्त मंत्री की हों, चाहे वो आपकी गवर्नर बैठक हो, या फिर आपकी अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई बैठकें, ये सब भारत में अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए आपको रेगुलरली ये देखना पड़ेगा G20 की बैठक कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही। तो 2023 पूरा ही पूरा भारत को समर्पित है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। G20 क्या है, तो G20 के बारे में आपको बेसिक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये कि 85% टोटल जीडीपी, पूरे विश्व की 85% जीडीपी और 2/3 जनसंख्या इन्हीं G20 यानी कि जो आपके ग्लोबल 20 देश हैं, इनके पास ही। ये कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस और जर्मनी, और भारत हमारा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और ईयू, यानी कि 19 धन एक, अगर हम स्पष्ट कहें तो 19 धन यूरोपीय यूनियन इसके तहत सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 1999 में की इसकी स्थापना की गई थी। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से कई काम करती है। लेकिन हाँ, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें और बातें डिस्कस कर लेते हैं कि 2022 की जो बैठक का आयोजन किया गया G20 की, उसका आयोजन कहाँ किया गया। 2022 की जो बैठक हुई है वो है इंडोनेशिया के बाली में। अगर आपसे कहे 2021 की जो बैठक हुई थी वो हुई थी इटली के भीतर। तो इटली के भीतर 2021 की बैठक हुई थी। और 2023 की, अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया, 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इंडिया के भीतर आयोजित किया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी G20 से संदर्भित। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखबीर सिंह सुक्खू। जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यही हैं आपके सुखबीर सिंह सुक्खू जी। इससे पहले अगर मैं बात करूं इन सब तमाम बातों के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं वो टोटल 68 सीटों पर, 68 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी ने टोटल 40 सीटें जीती और एक कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाया हुआ है। अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो कांग्रेस के अभी भी मात्र में 3 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हैं। एक तो है राजस्थान में श्री अशोक गहलोत साहब हैं, और दूसरी चीज़ छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल साहब। और इसके अलावा अभी आपका तीसरा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर साहब ने अभी हाल ही में इन्हें शपथ दिलाई है, राजेंद्र अर्लेकर जी ने। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी किसने शपथ दिलाई है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल महोदय हैं। तो राज्यपाल महोदय राजेंद्र अर्लेकर ने इन्हें शपथ दिलाई हुई है और यही है सुखबीर सिंह सुक्खू। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहाँ के जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं अभी हाल ही में, बनाए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री। तो अगर आपसे ये पूछे कि डिप्टी सीएम कौन बनाया गया है, तो मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुकेश अग्निहोत्री। यहाँ की जनता, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, वो प्रत्येक 5 वर्षों में अपना नेता बदल लेती है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और जयराम ठाकुर जी तत्काल समय में यहाँ के सीएम रहे थे। अभी वर्तमान बदल गए हैं, सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली पर्वत को डिकोड करती है या पर्वत को डिफाइन करती है। बात करते हैं इसके अलावा कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं जो कि सबसे शीर्ष पर हैं। अगर मैं बात करूँ दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन के बारे में, तो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया का है। इसके अलावा यूरोप का माउंट एल्ब्रस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका का, तो देनाली जो है वो अलास्का के क्षेत्र में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के भीतर। इसके अलावा एकांगुआ, साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। और इसके अलावा विंसन मैफिक अंटार्कटिका की, और कोशियुस्को ऑस्ट्रेलिया की। तो ये दुनिया की 7 शीर्ष चोटियाँ हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सातों महाद्वीप की चोटियाँ कई बार आपसे पूछा जाता है। तो विद हाइट दिया हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स कर ले सकते हैं। अगर मैं विश्व पर्वत दिवस के बारे में बात करूं मोटी मोटी तौर पर, तो ध्यान रखना विश्व पर्वत दिवस के लिए प्रॉपर आपके कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2003 में। तो 2003 से इस प्रस्ताव को दिया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा, और तब से लेकर के इसे स्वीकार लिया गया और तब से विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी थीम की, इस बार की थीम क्या रही है, तो थीम मोटी मोटी ध्यान रखना कि थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो वुमेन मूव माउंटेन्स, तो इसकी जो थीम रही है वो लिख लेना, वुमेन मूव्स माउंटेन। तो ये इसकी थीम रही है, माउंटेन, ये इस बार की इसकी थीम रही है। तो थीम जरूर ध्यान रखना इसकी थीम क्या रखी गई है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी जरूरी है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात फाओ कहता है, FAO फाओ कहता है कि लगभग दुनिया की 60 से 80%, 60 to 80% जो पेयजल है, कहीं ना कहीं जो ताज़ा पेयजल है उसका जो सोर्स है वो पहाड़ ही है। ठीक है, पहाड़ ही हैं। और इसके अलावा विश्व की लगभग 1 अरब लोग, विश्व के 1 अरब लोग जो रहते हैं वो माउंटेन पर रहते हैं। यानी कि 1 अरब लोगों का जो निवास है, मूल निवास है, वो कैसा है, आपका माउंटेन ही है। ये भी कौन कहता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ज़्यादा बातें फाओ से हो गई हैं तो ध्यान रखना, फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, ध्यान रखना, ये पूछा बहुत जाता है। इसका मुख्यालय, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय रोम में है। पंजीकृत सदस्यों की बात करें तो इस संस्था के अंतर 194 देश सदस्य के रूप में काम करते हैं। 194 फाओ के अंदर मेंबर हैं। और मुख्यालय जैसा मैंने आपको बताया रोम के भीतर ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कुछ और पहलुओं के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो ये आप देख पा रहे हो, ये है आपकी हिमालयन रेंज। और हिमालयन रेंज के भीतर शुरुआत अगर कश्मीर से करें तो नंगा पर्वत से लगा करके, या आपका ब्रॉड पीक हो जाए, या फिर आपका अन्नपूर्णा हो जाए, धौलाधार हो जाए, ये सब या मनासलू हो जाए, ये सारी चोटियाँ आपकी, लोत्से हो जाए, एवरेस्ट हो जाए, मकालू हो जाए, कंचनजंगा हो जाए, ये सब आपकी हिमालय के भीतर की चोटियाँ हैं। बेहतर जानकारी के लिए अगर आप चाहें, इस पिक्चर को सहेजना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर। ये बाकायदा प्रॉपर हाइट के साथ मेंशन है कि कितनी कितनी क्या हाइट है, और हिमालयन के भीतर कौन कौन सी चोटियाँ ऐसी ऐसी आती हैं, प्रॉपर हाइट के साथ डिफाइन है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बाकायदा यहाँ पर आपको तिब्बत के और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर दिखाया गया है इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। यूनिसेफ बेसिकली ये जो दिन मनाती है, कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में। ठीक है, 1946 में। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने अभी हाल ही में भारत के तौर पर, या एक हस्ती के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। ये आपको ध्यान में ही वैसे भी होगा। और कैथरीन एम रसेल वर्तमान में इसकी अध्यक्ष महोदया हैं। किसकी, यूनिसेफ की। यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करूं तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के भीतर। सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की कुल संख्या है 192, 192 मेंबर इन
यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ के बारे में ध्यान रखना। यूनिसेफ काम क्या करता है, ये बेसिकली बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बेसिकली यूनिसेफ कार्य करता है। फिर चाहे वो बच्चे गरीब असहाय हों, उनको मूलधारा में लाने का भी काम यूनिसेफ करती है। तो यूनिसेफ अलग अलग अपने एम्बेसडर भी नियुक्त करती है, इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में जा करके चीज़ें सुधारी जा सकें। खैर, भारत का कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाया गया है केरल के भीतर। तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि पिनरई विजयन ने बाकायदा कार्बन न्यूट्रल, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल जो फार्म है वो एक्चुअली बेसिकली बात करूँ तो ये कि बीज निर्माता फार्म है, बीज निर्माता फार्म है। और ये प्रॉपर अगर एड्रेस की बात करूँ तो एक स्थान पड़ता है अलुआ, अलुआ, केरल के भीतर अलुआ। उसी में ही, इस अलुआ में ही बीज निर्माती जो आपकी फार्म है वही भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गई है। तो बाकायदा ये जो लिखा हुआ है सब केरल की स्थानीय भाषा में लिखा हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है। खैर, आगे बात करें तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या बातें कही रिपोर्ट या मलेरिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हम हर साल क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मूल जो हमारी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ने जारी करी है। तो ये आप जो पिक्चर देख पा रहे हो, बेसिकली ये जो बहुत ही डार्क एरिया है, ये वाला आपको जो डार्क बैंगनी रंग से दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका हिस्सा है। किससे, मलेरिया से प्रभावित। लगभग विश्व का 27% जो हिस्सा है वो इसी के पास में ही है। हालांकि अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट में जो क्या क्या रिपोर्ट में बातें आई हैं, उन रिपोर्टों के एक करके हम अगर देखने प्रयास करें कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना है रिपोर्ट में एक अच्छा सुकूनदेह बात यह है कि 6,25,000 व्यक्तियों का निधन हुआ था 2020 के आसपास, जो कि कम हुआ है आपकी बार, और कम हुआ है 6,19,000 के आसपास, यानी कि इतनी कमी अभी हाल ही में आई है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राष्ट्र हैं मलेरिया से, उनकी संख्या 11 है, यानी कि 11 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि सर्वाधिक मलेरिया से प्रभावित हैं। ठीक है, 11 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक प्रभावित हैं किससे, मलेरिया से। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में एक डेटा देखा गया मलेरिया के संदर्भ में कि जो बहुत प्रभावित देश हैं, जैसे कांगो गणराज्य हो जाए, घाना हो जाए, नाइजर हो जाए, या फिर भारत तंजानिया हो जाए, इन देशों में धीरे धीरे मलेरिया के ऊपर कमी भी देखने को मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कमी नहीं मिल रही, कमी देखने को मिल रही है। जो संक्रमण है वो मादा एनाफिलीज के कारण फैलता है। एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसके कारण फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण ये फैलता है। और बेसिकली होता क्या है, मानव शरीर के भीतर जो आरबीसी है, आरबीसी को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो आरबीसीज को नष्ट करना शुरू कर देता है मादा एनाफिलीज द्वारा। जो प्रभाव होता है उसको बाकायदा काम करता है, और बाकायदा आपकी आरबीसी जो होती हैं कम होने शुरू हो जाती हैं। भारत के भीतर अगर मैं बात करूं मलेरिया उन्मूलन के लिए, तो भारत मलेरिया उन्मूलन के लिए 2015 से काम कर रहा है, और भारत ने 2016 से 2030 के बीच में कटिबद्धता जताई है कि हम अपने मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य भी कर लेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत किस सन से किस सन के बीच में काम करेगा, 2016 से 2030 के बीच, और बाकायदा प्लान कब लाया था, तो 2015 के बीच। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुरून ग्लोबल द्वारा दुनिया की 500 शीर्ष कंपनियां सूची जारी करी हैं, और वो जो सूची जारी करी है वो संदर्भित बेसिकली है आपके मूल्यवान ब्रांड के रूप में, वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में। अगर मैं बात करूँ वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में, तो नंबर 1 पर रही है एप्पल कंपनी, ध्यान रखना, और नंबर 2 पर रही है माइक्रोसॉफ्ट, और नंबर 3 पर रही है अमेजॉन। तो ये दुनिया की शीर्ष कंपनियां हैं जो कि मूल्यवान ब्रांड, वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में रही हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत की ओवरऑल, तो भारत की 36वें स्थान पर रही है रिलायंस इंडस्ट्री। तो ध्यान रखना, रिलायंस जो आपकी रही है वो आपकी 36वें स्थान पर रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं देशों के विषय में, तो ध्यान रखना भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 5वें स्थान पर। भारत की टोटल 5वें स्थान पर रहा है। भारत की टोटल जो कंपनियां रही हैं शामिल, वो शामिल रही हैं टोटल 20 कंपनियां। ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि 20 कंपनियों में नंबर 1, तो अगर मैं भारत के संदर्भ में देखूं तो नंबर 1 कौन, रिलायंस, नंबर 2 कौन, टाटा, नंबर 3 कौन, नंबर 3 पर आपका आता है HDFC। तो ये शीर्ष कंपनियां हैं आपकी, जो कि बेसिकली भारत की शीर्ष कंपनियां हैं वैल्यूएबल ब्रांड में। अगर पूछा जाए कि बताइए मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन रहा आपकी बार हुरून की लिस्ट के अनुसार भारत में, तो रिलायंस कहेंगे। और टोटल ओवरऑल रैंकिंग क्या रही विश्व में, 36। नंबर 1 पर कौन रहा, एप्पल। इसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा और है कि अगर आप अभी आपने कहा भारत 5वें स्थान पर, तो नंबर 1 पर कौन, तो नंबर 1 पर आपका रहा है यूएस की टोटल तकरीबन आपकी 260 कंपनियां हैं। 260 कंपनियां हैं हुरून ग्लोबल के आपकी वैल्यूएबल ब्रांड में। तो इसलिए ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आपका रहा है चाइना। चाइना की टोटल कंपनियां जो रही हुई हैं, टोटल कंपनियों की संख्या है वहाँ पर
35। तो टोटल 35 कंपनियों के साथ में चाइना रहा नंबर 2। नंबर 3 पर आपका आता है 21 कंपनियों, माफी चाहूँगा 28 कंपनियों के साथ में जापान रहा नंबर 3 पर। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आपका रहा है 21 कंपनियों के साथ यूके। तो यूके चौथे स्थान पर रहा। 5वें स्थान पर आपका 20 कंपनियों के साथ 2 देश साथ साथ रहे हैं। एक तो कनाडा रहा है और दूसरे आपको मैंने ऊपर ही बताया, और दूसरा आपका इंडिया। तो इंडिया का जो रैंक ओवरऑल रहा है वो रहा है आपका 5वें स्थान पर। 5वें स्थान पर कितनी कंपनियां हैं? 20 कंपनियों में 30 कंपनी कौन रही? वो रही रिलायंस। ओवरऑल रैंकिंग में कितनी स्थान रहा है? 36वां। तो ये आपका हुरून जो लिस्ट जारी करती है, हुरून है क्या ये भी समझ लीजिएगा कि यूके आधारित एक संस्था है जो कि अलग अलग मामलों पर रेटिंग जारी करती है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, ठीक है, 1999 में। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो 20 कंपनियां भारत की हैं, टोटली भारत की 20 कंपनियां जो मैं इसमें सूचीबद्ध हैं, जिससे भारत 5वें स्थान पर प्राप्त कर पाया। भारत में 20 कंपनियों में से जो 11 कंपनियां हैं वो ओवरऑल मुंबई की ही हैं, मुंबई की कंपनियां हैं। शेष अधिशेष अन्य भारत के भूभागों से फैली हुई हैं। तो ये तो बात हो गई हुरून ग्लोबल द्वारा टॉप 5 मूल्यवान ब्रांडों या मूल्यवान कंपनियों की सूची के विषय में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की जो शुरुआत मनाया गया उसे 12 दिसंबर को मनाया गया। ये है क्या, ये समझ लीजिएगा। ये प्रयास करता है कि ये सुनिश्चित हो सके कि भारत के प्रत्येक या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसकी सुनिश्चितता के लिए 12 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर या विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कौन सी है आपकी, तो पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी कह सकते हैं आप, जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, आपको पता है 2018 में रांची शहर से की गई थी। और इसके तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज बीमा दिया जाता है, जिसमें 60% की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% की भरपाई कौन करता है? राज्य सरकार वहन करती है। तो ध्यान रखना, कई बार तो सीधा पूछा गया है कि बताइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र और राज्य का संबंध कितना है। तो 60-40 का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% केंद्र देती है। टोटल राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। तो ये भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और एक योजना है, ध्यान रखना, चिरंजीवी योजना जो आपकी है वो राजस्थान से संबंधित है। वो भी सार्वभौमिक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य देने के लिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य चिकित्सा देने के लिए कटिबद्ध है। आगे बात करेंगे, गूगल ने मारिया टेलक्स को डूडल बना करके श्रद्धांजलि दी है। ये बेसिकली एक महिला हैं जो बाकायदा सौर वैज्ञानिक के अलावा सौर वैज्ञानिक तो थी साथ ही साथ जो आपकी ये मारिया टेलक्स हैं, ये इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, सन क्वीन, क्योंकि इन्होंने सूर्य के ऊपर बहुत सारा काम किया था, सोलर प्लेट से बहुत सारा काम किया था। और इसके अलावा ये वैज्ञानिक थी, बायोफिजिसिस्ट थी। बहरहाल आपको ज़्यादा बातें नहीं ध्यान में रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था वो आप ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर सन 1900 को। तो यानी इस बार हम इनकी 122वीं जयंती को मना रहे हैं। इनका संबंध जो है वो है हंगरी से, और इन्हीं के ऊपर गूगल ने अभी हाल ही में डूडल बना करके श्रद्धांजलि दी। तो पूछा यह जा सकता है कि सन क्वीन के नाम से अभी हाल ही में गूगल ने किसको श्रद्धांजलि डूडल बनाकर दी है, तो उत्तर आएगा मारिया टेलक्स को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।